दोनों ही स्टेट की बॉर्डर एक दूसरे से लगी हुई है, गुजरात और राजस्थान। अब मुकाबला है अहमदाबाद में। देखिए दोनों ही टीमें ना जीत के साथ आ रही है इस मुकाबले में। राजस्थान पहले 2 मैच हारी थी, उसके बाद दोनों मैच जीती। गुजरात पहला मैच हारी थी, उसके बाद 3 मैच लगातार जीती है और दोनों का ही कॉम्बिनेशन कमाल का बन रहा है। विनिंग कॉम्बिनेशन ना जब बनता है तो एक माहौल एकदम कमाल का हो जाता है और उसके बाद आपके पास अगर कोई टीम कॉम्बिनेशन में चेंज करना है तो उसमें भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। गुजरात के लिए क्या हुआ है, अच्छा 3 टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद सिराज का फॉर्म है और शाही किशोर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन ने बतौर कप्तानी वापसी की है। वहीं पे यशस्वी जायसवाल का पिछले मैच में फॉर्म वापस आया है और ओवरऑल देखे तो जोफ्रा आर्चर ने भी पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी। तो बहुत कुछ है इस मुकाबले में बात करने के लिए। गुजरात की बात करते हैं पहले। गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज, देखिए ये ट्यून अच्छी लगने लगी है सारे गुजराती फैंस को, क्योंकि देखिए मोहम्मद सिराज आए और ऐसा फॉर्म लेके आए, मुझे तो लगता है नंबर 1 गेंदबाज है। अभी तक आईपीएल में भारतीय कोई गेंदबाज जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है मोहम्मद सिराज। आरसीबी सोच रहे होंगे शायद इतना अच्छा खेल रहे हैं हम क्या रिटेन कर सकते थे। खैर बीत गई वो बात थी। मोहम्मद सिराज क्या अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भाग रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। उसी वजह से सीम पोजीशन सीधी है, वॉबल सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चेंज हुआ कैसे, 2 चीजें। एक तो आशीष नेहरा वहां पे बतौर गेंदबाज, वो कोच है ना वहां पे, वो हेल्प करते जरूर है। इससे पहले भी मोहित शर्मा को वो लेके आए थे, आपको याद होगा, एज ए नेट बॉलर आए थे, लेकिन उनको लेके आए, वहां पे हेल्प हुआ। अगर गेंदबाज कोच रहता है ना, बहुत दिमाग वाला होता है। ये जो लोग बात करते हैं ना कि भाई गेंदबाजों में कम दिमाग होता है, घुटनों में दिमाग होता है, ये सब अगर कोई आपको कहता है ना तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर बल्लेबाजों में दिमाग ज्यादा है, उनको आउट करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। उन्हें आउट कौन करता है, गेंदबाज करता है, उसमें भी तेज गेंदबाज ज्यादा करता है। आपने देखा है जो मोहम्मद सिराज कर रहे हैं। तो भाई दिमाग वाले होते हैं ना जो बॉलिंग कोच होते हैं। एक तरफ लखनऊ में भी ना वो मेंटोर है, वो जहीर खान है, यहाँ पे आशीष नेहरा है। फायदा होता जरूर है अलग अलग प्लानिंग करने में। सीधा सिराज को भी फायदा हो रहा है वहां पे रहने से। एक और चीज अच्छी हो रही है मोहम्मद सिराज के लिए, जब मोहम्मद शामी गुजरात के लिए खेलते थे ना, ये पिच उन्हें भाती थी। नई गेंद में थोड़ी जिप मिलती है, तो वो जिप से भी उन्हें फायदा हुआ है। दूसरा, जब वो ड्रॉप हुए थे तो थोड़ा ज्यादा रिकवरी करके आए। और मैंने कमेंट्री में बात की थी कि देखिए जब ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उन पर प्रेशर आ रहा था, बहुत गेंदबाजी की थी सबसे ज्यादा पिछले कुछ समय में ना, वो गेंदबाजी कर रहे थे। और जब आप ज्यादा गेंदबाजी करते हैं तो बड़ी बॉडी थकती भी है और गेंदबाजों को ना अच्छी रिकवरी की जरूरत होती है। अच्छा रिकवर करके आए, तो ऑल एंड ऑल सारी चीजें मोहम्मद सिराज के लिए जा रही है और यही प्रदर्शन कंटिन्यू किया तो आगे जाके गुजरात के लिए और फायदा होगा और उनके खुद के लिए। दूसरी चीज गुजरात के लिए जो सबसे ज्यादा फायदा दे रही है, उनके टॉप 3 बल्लेबाज शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। कमाल के बल्लेबाज है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बॉल से छक्के लगाते हैं, लेकिन अपनी इनिंग की शुरुआत बहुत संभाल के करते हैं। इसका मतलब सामने वाले जो गेंदबाज है उसको ऊपर आने नहीं देते, अपनी विकेट ना देके। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सिर्फ एक ही सवाल या निशान रहेगा आगे जाके कि जब स्कोर 250 का हो जाता है, 230 का हो जाता है, 200 के पार होता है, तो कितनी तेज बल्लेबाजी करते हैं, वो एक सवाल रहेगा आगे जाके। जो पंजाब के सामने हुआ था, आपको याद है कि फर्क पड़ गया था, आखिर में हार गए थे और ये शुरुआत थोड़ी सी और तेज हो सकती थी। लेकिन उसके अलावा पॉजिटिव क्या है, कंसिस्टेंट है। 3 इनिंग शुभमन गिल की आई है, 3 इनिंग साई सुदर्शन की आई है बड़ी, 3 इनिंग जॉस बटलर की बहुत बड़ी आई है। तो उस वजह से वो जो इनफॉर्म बल्लेबाज है टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर को भी फायदा दे रहा है। अभी तक पूरी तरह से एक्सपोज हुआ नहीं है मिडिल ऑर्डर। अब उसमें फायदा क्या हो गया, रदरफोर्ड का भी बल्ला अब चलने लगा है। पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर आए थे ऊपर बल्लेबाजी करने, अति सुंदर बल्लेबाजी की थी और उस वजह से बैटिंग यूनिट अब लंबी हो गई है। तो बहुत सारी चीज गुजरात के लिए पॉजिटिव जा रही है। इस वजह से उन्हें वो रिजल्ट में भी बहुत फायदा हो रहा है। तो दूसरी तरफ बॉलिंग का भी एक जो ग्रुप है वो बड़ा पैनापन लेके आ रहा है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा अलग गेंदबाज अभी नजर आ रहे हैं गुजरात टाइटंस की जर्सी में। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि सीख के आए, स्लोअर वन, तेज गेंदबाजी, लाइन का कंट्रोल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करना बहुत अच्छे नजर आए। साई किशोर एक अलग क्वालिटी, नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर एट द मोमेंट फॉर इंडिया, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और दूसरा राशिद खान अगर इसमें मिला दीजिए, उनका फॉर्म मिला दीजिए, तो 4 आपके पास ऐसे गेंदबाज मिल जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो, तो फिर गुजरात को सीधा सीधा फायदा होगा। तो बहुत कुछ है जो पॉजिटिव लेके आ रहे इस मैच में गुजरात टाइटंस। देखिए 2022 से आईपीएल में अभी तक ना सबसे कम अगर ओवरसीज खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है तो वो है गुजरात की टीम ने। सिर्फ 14 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है। पिछले मैच में अगर देखा था
तो 2 ही ओवरसीज खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, फिर रदरफोर्ड को लेके आए थे, मतलब 3 ओवरसीज खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, पूरे 4 का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कंटिजेंट उनके पास बहुत अच्छे हैं और वो परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो चलिए प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। पिछले मैच में जो प्लेइंग 12 थी उसी के साथ जाना चाहिए, सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में ज्यादा डिस्कशन होगी। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले तो शुभमन गिल और जो उनके साथी है साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये 3 खिलाड़ी बहुत क्रूशल है। इनके सामने ना क्या स्पिन का इस्तेमाल करेगी राजस्थान रॉयल्स के बारे में आगे बात करेंगे। फिर वॉशिंगटन सुंदर, क्या उन्हीं को नंबर 4 पे ही खिलाया जाएगा, ऊपर ही बल्लेबाजी कराई जाएगी? मेरे हिसाब से तो करानी चाहिए। सफिन रदरफोर्ड है, शाहरुख खान है, राहुल तिवैतिया है, राशिद खान। अभी तक शाहरुख खान और राहुल तिवैतिया को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन इन पे निगाहें रहेगी ये दोनों बल्लेबाज पे, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आएंगे जब हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और उनकी जरूरत होगी। राशिद खान का भी बल्ला और गेंद अभी खामोश है, लेकिन आगे उन पे भी जिम्मेदारी रहेगी जैसे जैसे टूर्नामेंट आएगा। और मेरा हमेशा ये मानना है, जब असली वक्त आता है, क्रंच टाइम, तब सीनियर खिलाड़ी अपना हाथ करते हैं, और स्पेशली जो चैंपियन खिलाड़ी होते हैं, जो राशिद खान है, फिर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। सॉलिड लग रही है भाई टीम। अब ईशांत शर्मा पे एक सवाल रहेगा, पिछले मैच में थोड़ी मार पड़ी थी, होता है, हर किसी के साथ होता है। तो क्या उन्हीं के साथ परसिस्ट करेंगे या अरशद खान जो लेफ्ट आर्म एंगल लेके आते हैं? देखिए सामने वाली जो टीम है ना, उसमें यशस्वी जायसवाल, उनको भी अगर स्टंप से गेंद बाहर लेके जाए, संजू सैमसन को भी गेंद अंदर लेके जाए तो फायदा होता है। तो क्या आप अरशद खान के बारे में सोचेंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल सोचना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 है। गुजरात क्या कंटिन्यू करेगी सेम प्लेइंग 12 के साथ? देखते हैं। सीधा राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स, अब उनका कप्तान वापस आ गया है, कप्तानी करा, और पिछले मैच में हमने उसका बाकायदा रिजल्ट भी देखा कि अच्छे प्लेयर्स को चलाते हैं। जायसवाल का फॉर्म आने से भी बहुत फायदा होगा आगे जाके, क्योंकि अच्छा प्लेयर है यार, बेबाक प्लेयर है, लेफ्ट हैंड एंगल लेके आता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी कमाल का चल रहा है। अब इनके आने से ना राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन से ये होता है कि दोनों क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, तो सामने वाली टीम को इनको आउट करने के लिए या तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है बेहतर तरीके से, या तो गेंदबाज कमाल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये चीज इनके लिए फायदा देगी आगे जाके। थोड़ा रेयान पराग पे भी बात कर लेते हैं। देखिए रेयान पराग ने ना पिछले मैच में पंजाब के सामने जिस तरह से इनिंग खेली, फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल कर रहे थे, 18 ओवर तक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्राइक रेट था ही नहीं, लगभग 100 के करीब था, लेकिन सडनली अगली 2 ओवर में वो स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके चले गए और अपनी बैटिंग बदल दी। मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। मैं ना जब 2018 में आसाम के सामने गेम खेला था, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था चेन्नई में, मैंने 0 पे आउट किया था रेयान पराग को। मिड विकेट पे एक फील्डर खड़ा हुआ था, स्लो पिच थी, विकेट अच्छी थी नहीं बोलिंग बैटिंग के लिए, लेकिन वो बंदे ने एक शॉट खेला, मुझे फ्लिक किया रेयान पराग ने, बैट पे जो गेंद लगी और सीधा हाथ में गई, तो मुझे लगा यार विकेट तो मिली है मुझे, लेकिन ये बंदे में कुछ खास है। तभी से मुझे वो बंदा बड़ा पसंद आया, मैंने उसका क्रिकेट फॉलो किया, और आपने देखा होगा जब भी मैं कमेंट्री में रहा हूं, मैंने हमेशा उसके टैलेंट को बैक किया, क्योंकि और मैंने ट्वीट भी किया था कुछ साल पहले, मैंने ट्वीट किया था कि 2 साल के अंदर ये लड़का इंडिया को खेलेगा, लेकिन उसने मेरे ट्वीट को गलत किया, और गलत इन द सेंस 2 साल में नहीं, 6-8 महीने में इंडिया खेल गया। उतना टैलेंटेड ये खिलाड़ी है। डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उसने आग लगा के रखी थी जब उसने इंडिया की टीम में जगह बनाई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये सही वक्त है उनकी मैच्योरिटी का, कप्तानी भी उनको दी गई है, जाहिर सी बात है यंग है, स्वैग है उनके पास, एक अलग स्टाइल है, बहुत कुछ और सीखेंगे, सीखना ही उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब कई बार क्या होता है, जब आपको कप्तानी मिल जाती है ना, तो आपको सडनली लगता है अच्छा यार मैं तो अब यंग बच्चा नहीं रहा ना, अब तो मुझे जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, मेरी गेम को और बेहतर करना पड़ेगा, मैं राजस्थान रॉयल्स का एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हूं, लीडर भी हूं, तो अब मुझे अपनी गेम को और क्या बेहतर करना है ये उन्हें हमेशा सोचना पड़ेगा। लेकिन उनका जो करियर है सही दिशा में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ। एक और पॉजिटिव राजस्थान रॉयल्स के लिए देखने को मिला पिछले मैच में, जिन्हें मैन ऑफ द मैच मिला जोफ्रा आर्चर। 6 गेंद में ही 2 विकेट निकाल ली थी। अब ये वही गेंदबाज है ना जिसने हैदराबाद के सामने 76 रन खाए थे। कैसे चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ? एक तो सबसे पहले मुझे लगा कि स्टंप्स को ज्यादा टारगेट बेहतर करने लगे और गेंद हल्की सी दोनों तरफ लहराने लगी उस स्पीड के साथ। तो जैसे ही ज्यादा बेहतर रिदम आया, स्पीड भी ऊपर आ गई, लाइन भी बेहतर हो गई और गेंद हल्का सा मूवमेंट दोनों तरफ करने लगी, जो जोफ्रा आर्चर की ताकत है लेट मूवमेंट के साथ। बहुत बड़े स्विंग गेंदबाज तो नहीं है ना, पेस है, बाउंस है, रिस्ट स्नैप करता है, फ्रंट नी बहुत ज्यादा स्ट्रेट रहता है। अब अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा है और वो दिख रहा है, और इस वजह से ना राजस्थान का जो बॉलिंग यूनिट है बहुत पोटेंट हो गया है। अब 2 और श्रीलंकन जो गेंदबाज है ना, उसने भी अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया है।
महेश तीक्षणा और हसरंगा। ये देखिए ये दोनों ही गेंदबाज ऐसे हैं कि एक अलग कुछ लेके आते, एक तो मिस्ट्री लेके आते हल्का सा तीक्षणा, फ्लैट ट्रेजेक्टरी डालते और मुझे लगता है इनका मैचअप ना जो उनके पहले 3 बल्लेबाज हैं उनके सामने हो सकता है। अब ये संजू सैमसन कौन से एंट्री पॉइंट पे उन्हें गेंदबाजी कराते ये देखना है। मेरा तो ये मानना है जॉस बटलर आए ना तो महेश तीक्षणा या हसरंगा को सीधा लगा दीजिए, आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्लान हो सकता है। तो इनका जो ओवरऑल सेटअप है वो भी बेहतर नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स का। अब इन्हें रिप्लेस किया गया है ना किससे, चहल और अश्विन से। इसका मतलब वो जो एक्सपीरियंस लेके आते थे, जो रेगुलर गेंदबाजी करते थे दोनों, तो राजस्थान ने क्या किया कि 2 स्पिनर को ऐसे लेके आए कि जो थोड़ा सा अलग गेंदबाजी करे, तो ऐसा लग रहा है कि ये वो काम आगे जाके कर सकते हैं। और थोड़ी सी हेल्पफुल पिच मिली तो और भी खतरनाक हो सकता है। चलिए सीधा प्लेइंग 12 की बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। कुछ बदलाव वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, विकल्प बैठे हुए हैं जो स्क्वाड है उनका, लेकिन यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, सख्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन। नंबर 3 पे नीतीश राणा, जो मैंने पहले कहा था कि भाई स्विच कर दीजिए, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, और फिर उसके बाद आपके पास शुभम दुबे का ऑप्शन है, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह। अब ये तो ऑप्शन है, तो जहां पे आप इंपैक्ट सब में ना शुभम दुबे और कुमार कार्तिक को रख सकते हैं। अगर आपको एक अतिरिक्त स्पिनर लगता है तो आप लगा दीजिए वहां पे, वो बड़ा सही रहेगा। लेकिन युद्धवीर का गेम इतना अच्छा रहा नहीं था, उन्हें बैक करिए, वो अच्छे गेंदबाज है, थोड़ा लेट मूवमेंट कराते, बाउंस उनको मिलता है। अहमदाबाद की पिच पे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, और बल्लेबाजी में भी ना जरूरत पड़ी ना तो 1-2 छक्के लगा सकते हैं, उनके पास वो पावर है। और मेरे हिसाब से तो बैक करना चाहिए युद्धवीर को। लेकिन नहीं तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, तुषार देशपांडे और आकाश मडवाल। जिसकी फिटनेस ज्यादा बेहतर है, जिसका फॉर्म ज्यादा बेहतर है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आकाश मडवाल यार बहुत अच्छा किया था एक वक्त मुंबई इंडियंस का, और अभी एकदम उनका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे गया है। लेकिन आई विश हिम ऑल द लक। ये लड़ाई होने वाली है, तगड़ी तगड़ी दोनों टीमें अब नजर आ रही है फॉर्म के साथ। मैचअप से बात कर लेंगे, तो चलिए सीधा करते हैं बात उस पर। मेरे 2 या 3 मैचअप पे नजर रहेगी। एक तो जोफ्रा आर्चर बनाम शुभमन गिल। जोफ्रा आर्चर आगे लेन डाल सकते हैं, लगभग 6 मीटर के आसपास अगर डाला और गेंद को अंदर लेके आए तो दिक्कत आ सकती है शुभमन गिल को, और उससे वो कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि पेस से प्रॉब्लम नहीं है शुभमन गिल को, हल्की सी लेंथ आगे, हल्का सा लेट मूवमेंट, वहां पे फंसते हैं। और जोफ्रा आर्चर अब नई गेंद से विकेट निकाल रहे हैं, तो एक मैचअप। दूसरा मोहम्मद सिराज का मैचअप यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के सामने। देखिए मोहम्मद सिराज का जो फॉर्म है वो भी नई गेंद पे अब विकेट निकालने के लिए बहुत आतुर रहते आते हैं, और पहली गेंद से रिदम में नजर आ रहे हैं, तो यहां पे भी एक जबरदस्त चैलेंज देखने को मिलेगा। तीसरा जॉस बटलर के सामने स्पिनर लगा दीजिए, तो फिर आएंगे आपके तीक्षणा, आएंगे आपके हसरंगा। अब ये दोनों में से नई गेंद पे तो ज्यादातर हमने देखा है कि तीक्षणा गेंदबाजी करते हैं। अब वो कौन सा एंट्री पॉइंट रहता है, किसी भी एंट्री पॉइंट पे सीधा ही अगर स्पिनर लगाएंगे संजू सैमसन जॉस बटलर के सामने, और वो तो खेले ना राजस्थान के लिए खेले, तो उन्हें पता होगा कि कहां पे तकलीफ हो सकती है। तो मुझे ये बैटल जो है ना बहुत एक्साइटिंग लगेगी, जॉस बटलर बनाम बोथ द स्पिनर्स। ये बैटल मुझे बराबरी का नजर आता है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा गुजरात टाइटंस के साथ कि गुजरात टाइटंस का थोड़ा पल्ला भारी है। क्या हल्ला बोल होगा, आप बताइए।